अभी हम देख लेते हैं नव मार्क्सवादी विचारधारा क्या थी। मार्क्स की सिद्धांत की आलोचना हुई, इसके बाद नव मार्क्सवादी विचारधारा आई, जहाँ पे मार्क्स की विचारधारा की आलोचना के बाद नव मार्क्सवादी ठीक है स्पष्ट किया गया था। मार्क्स था नव मार्क्सवाद हम अब ठीक है। मार्क्स और नव मार्क्स दोनों ने जनसंख्या वृद्धि को ही नियंत्रित करने का को आवश्यक बताया था। ठीक है, मार्क्स एंड नव मार्क्स दोनों ने जनसंख्या वृद्धि को ही नियंत्रित करने का प्रयास किया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या हुआ था कि नव मार्क्सवादी ने सकारात्मक अवरोध के स्थान पे निवारक निरोध को अधिक महत्व दिया गया। इन्होंने क्या किया कि सकारात्मक अवरोध के बजाय निवारक अवरोध को या निरोध को अधिक महत्व दिया था। जबकि मार्क्स में हमने क्या देखा था, मार्क्स की सकारात्मक अवरोध को मार्क्स ने अधिक महत्व दिया था। ठीक है, निवारक निरोध जैसे परिवार नियोजन या सरकारी योजनाओं, सरकारी प्रयास, एनजीओ के माध्यम से। इन्होंने क्या बताया कि नव मार्क्सवाद में कि उनकी कमियां थी, आलोचना के आधार पर ये आया था। तो इन्होंने क्या बताया कि जो तकनीकी के माध्यम से खाद्यान्न की उपलब्धता में काफ़ी हद तक वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो आप जो खाद्यान्न आपूर्ति है वो बेहतर तरीके से सुनिश्चित की जा सकती है तकनीक के माध्यम से। खाद्यान्न की जो आपूर्ति काफ़ी हद तक सुनिश्चित की जा रही है। ठीक है, सुनिश्चित हो सकती है। नव मार्क्सवादी सिद्धांत कुछ और न होकर मार्क्स के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत की कमियों को दूर करने का प्रयास ही था एक्चुअल में। ठीक है, जिसकी हमने चर्चा पहले भी कर रखी है कि जो इनकी आलोचनाएं थी उसी का इन्होंने अपने इस नव मार्क्सवाद सिद्धांत में लाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मार्क्स का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। ठीक है, अभी हम मार्क्स के बारे में जान देते हैं, पढ़ लेते हैं कि मार्क्स का सिद्धांत हो गया, नव मार्क्सवादी हो गया। अभी हम देख लेते हैं कि मार्क्स का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या था। पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी। ठीक है, मार्क्स की पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी यानी जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत की आलोचना में ही मार्क्स ने सामाजिक नियम पर अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक नियमों को ध्यान में रखते हुए कि समाज का प्रभाव भी जनसंख्या वृद्धि पर कैसे पड़ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को भी इन्होंने काफ़ी हद तक नोटिस किया और इस आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो हम कुछ कॉमन पॉइंट्स, कुछ डिफरेंस क्या है इन दोनों में, हम उसकी चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो हम कॉलम टाइप भी बना सकते हैं या ठीक है, मार्क्स हो गए और ये मार्क्स हम कर देते हैं। इनमें देख लेते हैं हम दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और कुछ दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है कि दोनों किस मुद्दे पे एक जैसी ही दोनों की राय थी। ठीक है, जैसे कि कॉमन पॉइंट पहले बात कर लेते हैं कि दोनों ने, मार्क्स ने भी और मार्क्स ने भी जनसंख्या वृद्धि पर ही आधारित अपना सिद्धांत दिया था। मार्क्स ने भी इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया कि जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव समाज पे या अर्थव्यवस्था पे किस तरीके से पड़ रहा है। मार्क्स ने भी इसी पे किया था। तो जनसंख्या वृद्धि पर आधारित सिद्धांत दोनों का हो गया। मार्क्स ने जिस तरह बताया कि संसाधनों के उपयोग और उत्पादन पे पूंजीवादियों का प्रभाव होना चाहिए, इसी तरीके से पूंजीवादियों के प्रभाव को ही मार्क्स ने भी समझाने का प्रयास किया कि किसी भी संसाधन पर अगर संसाधनों के उत्पादन और उपयोग पर पूंजीवादियों का प्रभाव होता है
तो उसका इम्पैक्ट समाज पे क्या पड़ेगा। तो इन्होंने भी पूंजीवादियों के प्रभाव को बताया। ठीक। अब माल्थस और मार्क्स में डिफरेंसेस क्या थे। ठीक है, तो माल्थस का जैसे हमने पहले पढ़ रखा था, ठीक है, कि इनका जो ये सिद्धांत था, ये इनका जो नियम था, ये प्राकृतिक नियम, सिद्धांत प्राकृतिक नियम पर था। जबकि हम देखते हैं जो मार्क्स का सिद्धांत है, ये सामाजिक नियम पर था। कैसे इसको हम स्पष्ट करें। माल्थस ने बोला कि जनसंख्या वृद्धि में कमी लाने के लिए कोई युद्ध हो रहे हैं, कोई कहीं पर महामारी आ रही है, त्रासदी आ सकती है, कोई भी डिजास्टर हो जाए, और इन्होंने जो लैंगिक आकर्षण को प्राकृतिक सत्य बताया जिसके माध्यम से कम उम्र में शादियां होना। ठीक है, लेकिन मार्क्स ने बताया कि मार्क्स ने इसके अपोज में कि जनसंख्या की में वृद्धि में कमी लाने के लिए जैसे कि निवारक उपाय हैं जो समाज के माध्यम से जनसंख्या में कमी लाई जाए, ना कि कोई प्राकृतिक आपदा से या फिर अन्य प्राकृतिक कारणों से। ठीक है, तो इन्होंने सामाजिक कारकों पर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पूंजीवादियों का उन्होंने दोनों ने किस प्रकार से परिभाषित किया था। ठीक है, दोनों पर पूंजीवादियों का प्रभाव था, लेकिन जो दोनों के पूंजीवादियों को लेकर व्याख्या थी वो दोनों डिफरेंस थी। माल्थस ने पूंजीवादी क्या बताया, उन्होंने बोला कि पूंजीवादियों के पास में ही उपयोग और उत्पादन का अधिकार हो, जिससे होगा क्या कि ये मांग के अनुसार उत्पादन करेंगे और उत्पादन को बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है, लेकिन यहीं पर मार्क्स ने क्या बताया कि अगर किसी भी संसाधनों पर पूंजीवादियों का प्रभाव अधिक हो जाएगा या संसाधनों पर पूंजीवादियों का अधिकार हो जाएगा, तो इससे समाज जो है दो वर्गों में बंट जाएगा। एक हो जाएगा क्या, अमीर वर्ग, दूसरा गरीब वर्ग। अमीर वर्ग संसाधनों के उपयोग और उसके उत्पादन के माध्यम से और अधिक अमीर हो जाएगा। ठीक, वहीं पर जो गरीब होगा, गरीब के लिए आय का स्रोत श्रम होगा। ठीक है, श्रम के माध्यम से होगा, करेगा क्या कि अत्यधिक आय के लिए अधिक श्रम चाहिए, और अधिक श्रम के लिए अधिक लोग चाहिए, और अधिक लोग के चक्कर में अधिक लोग के कारण इनमें जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि करेंगे, बच्चे अधिक पैदा करेंगे कि हमारे पास अधिक श्रम हो, तो इस जनसंख्या जो है, इस तरह इन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया कि जो संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए वो उस सबका होना चाहिए, एक तरह से होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार मार्क्स को जो है साम्यवादी विचारधारा का मतलब कि समर्थन करते हुए माना गया कि ये साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, और इन्होंने स्पष्ट किया कि गरीबों को संसाधनों के उपयोग का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ना कि सिर्फ अमीरों के पास में। ठीक है, और इन्हें क्या बता दिया गया, पूंजीवादी विचारक। नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कि जिन देशों ने या जिन राष्ट्रों ने माल्थस यानी कि पूंजीवादी प्रभाव को अपनाया, कुछ ने साम्यवादी विचार को अपनाया, तो किसका दूरगामी परिणाम कैसा रहा। ठीक, इस क्रम में हम क्या पाते हैं कि जो मार्क्स का या फिर साम्यवादी विचारक वाले कुछ राष्ट्र जैसे कि रूस हो गया,
जैसे कि रूस बोलिए उस समय का यूएसआर, ये साम्यवादी देश थे। चीन हो गया, ठीक। तो इनमें दूरगामी प्रभाव क्या देखा गया कि 1991 आते आते आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की वजह से यूएसआर का विघटन हो गया। और ये देश चूँकि साम्यवादी विचार वाला था, साम्यवादी विचार को मानने वाला देश था, इस तरीके से इनके सिद्धांत की आलोचना हुई मार्क्स के कि साम्यवादी विचार को लेके कोई देश प्रगति नहीं कर सकता है, विकास नहीं कर सकता है। इसी प्रकार हम चाइना के केस में क्या देखते हैं, चाइना एक समय आते आते अपने साम्यवादी मतलब देश में पूंजीवादियों या पूंजीवाद का भी प्रभाव स्पष्ट किया। यानी कि चीन के जो विकास हुए इसमें साम्यवादी के साथ साथ हम पूंजीवादी प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो चीन में क्या दिखा, साम्यवादी तो था ये भी स्टार्ट में, लेकिन इसमें धीरे धीरे पूंजीवाद का भी प्रभाव स्पष्ट हो गया, जिसकी वजह से हम आज देख रहे हैं चीन विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी वाला देश है, ठीक है। तो इस प्रकार इतिहासकारों ने यह स्पष्ट किया कि केवल साम्यवादी विचारधारा को लेकर देश को की प्रगति एक बेहतर ढंग से नहीं की जा सकती है। तो इनके सिद्धांत की आलोचना भी हुई और निष्कर्ष ये निकाला गया कि किसी भी देश को एब्सोल्यूट साम्यवादी विचारधारा नहीं लेनी चाहिए। नव पूंजीवाद विचारधारा की बात की गई, नव पूंजीवाद कि दोनों का मिश्रित रूप लेकर चलो, ना कि सिर्फ पूंजीवाद से क्या होगा कि वो प्रदेश के जो जनसंख्या है वो दो भागों में बट जाएगा। और अगर सिर्फ साम्यवादी लेकर चलोगे, सिर्फ साम्यवादी लेकर चलने से देश में आर्थिक और सामाजिक विकास उस गति से नहीं हो पाएगा जिस गति से होना चाहिए। तो बीच के रास्ते को अपनाया गया और नव पूंजीवाद की संकल्पना आई कि दोनों को साथ में लेकर चलो, जिससे देश का विकास और गरीब और अमीर के बीच का अंतर कम हो, और देश का विकास काफ़ी बेहतर तरीके से हो सके। तो ये थी मार्क्स की पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था माल्थस का पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी, ठीक है। तो दोनों टॉपिक यहाँ पर ही ख़त्म होते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।